एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, और आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, देखिए हमें पता है कि हमने फॉरेस्ट्री हो या फिर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और इसलिए इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर डिक्लाइन हुआ है तो कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंजर्वेशन से क्या होगा कि इनकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, इन्हें प्रिजर्व करने में हेल्प होगी। ठीक है, कैसे हेल्प होगी? क्योंकि ये क्या करता है ना, कंजर्वेशन से क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी एनिमल है या प्लांट है तो उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व हो पाती है। ठीक है, और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है ना, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर है, प्लांट्स हो या एनिमल हो, किसी चीज़ में अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो उससे क्या, किस चीज़ में हेल्प मिलती है? उससे उनकी स्पीसीज़ के बेटर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, उनकी ब्रीडिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर को लें तो हम अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ जो है उन्हीं पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब ये वेराइटीज़ का होना ज़रूरी है ताकि हम अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है, तो उनकी अलग अलग वेराइटीज़ कैसे होंगी? अगर जब तक हम उन्हें प्रिजर्व नहीं करेंगे, उनकी अलग अलग मतलब वेराइटीज़ को, उनके जेनेटिक को अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसे वो अवेलेबल होगा? ठीक है, अब जैसे अगर फिशरीज ही हम कर रहे हैं तो उसमें एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी तो फिशरीज हो पाएंगी। ठीक है, तो 1960s में और 1970s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की। ठीक है, तो 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे? वेरियस प्रोविजंस थे हैबिटेट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। देखिए क्यों हैबिटेट प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग थी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एनिमल है या प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके हैबिटेट लॉस जो है वो वन ऑफ द मेन रीज़न है। ठीक है, तो हैबिटेट प्रोटेक्शन की इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था। ठीक है, और उसके बाद एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की लिस्ट, एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की ऑल इंडिया लिस्ट जो है वो भी तैयार की गई, उन्हें पब्लिश किया गया। तो मेन जो मकसद था इस एक्ट का, इस प्रोग्राम का, वो ये था कि जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बचे हुए हैं किसी भी सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें कंजर्व करना। और कैसे कंजर्व करना? बाय बैनिंग हंटिंग को बैन करना और लीगल प्रोटेक्शन देना उनके हैबिटेट को, और उनके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो मतलब कि उनके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ये सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए बहुत कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, तो और इसमें कुछ ऐसे जानवर थे जिनके लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप देख लेना अच्छे से, इनको याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं कि कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से वल्नरेबल्स हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी लिस्ट थी? टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनोज, द कश्मीर स्टैग और हंगूल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद फिर इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावन एंड द स्नो लेपर्ड, ये सब कुछ हैं जानवर जिन्हें फुल या पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। देखिए टाइगर जो है वह एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है, फॉनल वेब का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। ठीक है, 1973 में अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, जो मेजर थ्रेट है टाइगर के पॉपुलेशन को वो क्या क्या थे? वो थे
पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशंस एक्सेट्रा। देखिए ये जो फैक्टर्स हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के डिक्लाइन में, इनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इससे भी बन के आ जाते हैं, ठीक है। और क्या था, टाइगर की जो स्किन है उसका ट्रेड होता था, और जो उसकी बोन्स हैं होते हैं, टाइगर के जो बोन्स होते हैं उसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में किए जाते थे, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गई थी, ठीक है। तो सिंस इंडिया और नेपाल जो है यहाँ पे टाइगर की के 2/3 पॉपुलेशन जो है सर्वाइविंग टाइगर की उसका हैबिटेट कहाँ पे है, इंडिया और नेपाल में। इसलिए इन दो कंट्रीज़ में, ये दो कंट्रीज़ जो है ये प्राइम टारगेट थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के, इसलिए इन दो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके कंजर्वेशन पे काम करना, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये एक वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन बन गया वर्ल्ड में, और ये लॉन्च कब किया गया, ये लॉन्च किया गया 1973 में, ठीक है। इनिशियली इसमें बहुत सक्सेस देखने को मिला क्योंकि टाइगर की का जो नंबर है वो 1827 से बढ़ के 1985 में 4002 तक पहुंच गया, उसके बाद 4334 ये 1989 में हो गया। लेकिन 1993 में जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो फिर से डिक्लाइन हुई, और डिक्लाइन होकर के ये 3600 पे पहुंच गई, ठीक है। देखिए इंडिया में ऑलमोस्ट 27 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कितना एरिया कवर करते हैं, 37,761 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए कि ये जो एरिया है तो इसमें सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन ही नहीं हो रहा, टाइगर कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतना जो एरिया है यहाँ पे एक बायोटाइप्स भी जो है वो भी प्रिजर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ टाइगर रिजर्व्स है जिसके नाम यहाँ पे दिए गए, ये आप याद कर लेंगे अच्छे से। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तरांचल में, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व है आसाम में, पेरियार है आपका केरल में। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस इससे बन के आते हैं, ठीक है। देखिए तो अब जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना वो फोकस कर रहे हैं पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ना ही कि सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स को ही, ठीक है। तो जो ये अब कंजर्वेशन का ये जो मेजर्स है ना ये बहुत इंटेंसिव हो गए, ठीक है। और ये इसमें इसकी लिस्ट में जो कंजर्वेशन की जो लिस्ट थी इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ को जगह दी जा रही है। इवन अब जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी कंजर्वेशन की प्लानिंग में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 1986 का जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत सारे सेवरल 100 बटरफ्लाइज को ऐड किए गए, मोथ्स हैं, बीटल्स हैं, एक ड्रैगन फ्लाई है उसे भी ऐड किया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की लिस्ट में, ठीक है। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी जगह दी गई इस लिस्ट में, और जो स्टार्टिंग में प्लांट्स के 6 स्पीसीज़ को इसमें ऐड किया गया। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए हम भले ही चाहते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जो वास्ट फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करें, लेकिन ये कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है इसे मैनेज करना या कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। इंडिया में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो गवर्नमेंट उसे ओन करती है या गवर्नमेंट ही उसे मैनेज करती है, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट पे ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इसे मैनेज करते हैं। तो जो फॉरेस्ट है ना उन्हें तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, जो इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है, टोटल फॉरेस्ट लैंड उसका मोर देन हाफ जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। और रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट से माना जाता है अगर हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। ऑलमोस्ट 1/3 जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया है, ठीक है।
मतलब जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ताकि जो ये फॉरेस्ट लैंड है इसमें कोई फर्दर डिप्लीशन अब ना आए, ठीक है। और तीसरा क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। इसमें वो फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स आते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ दोनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब या तो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ना, इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है टिम्बर प्रोड्यूस करने में या किसी भी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोडक्शन में, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव रीजन से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि इसका 75% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो किसके अंडर में आता है, या तो रिजर्व और या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है, ठीक है। क्योंकि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में क्या है, इनका लार्ज परसेंटेज जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनका जो बल्क ऑफ एरिया है फॉरेस्ट का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात जो है, यहाँ का हाई परसेंटेज जो है फॉरेस्ट का वो या तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो कि लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू मैनेज किया जाता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, देखिए कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजीज है ना वो इंडिया में नई नहीं है, ठीक है। हम हमेशा ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के होम की तरह प्ले करता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये कम्युनिटीज़ जो है ना बहुत सारी जगहों पे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कंजर्वेशन प्रोसेस में हेल्प कराते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और बहुत तो ऐसे हैं कि जो खुद ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड को अगर सिक्योर करना है तो उन्हें फॉरेस्ट जो है उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ पे विलेजर्स ने भी माइनिंग के खिलाफ एक्शंस लिए थे ताकि वो रिजर्व जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे कि अलवर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसमें उसके 5 विलेजेस जो हैं वहाँ पे लोगों ने 1200 हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट का उसको भैरव देव डाकव सॉन्चुरी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और वहाँ पे उनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को भी अलाउ नहीं करते हैं, वो खुद ही हंटिंग को बैन करके रखा है उन्होंने, वो खुद ही हंटिंग को अलाउ नहीं करते हैं और वो खुद ही जो वाइल्ड लाइफ है उसको आउटसाइड इंक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे कम्युनिटी जो हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है कंजर्वेशन में, ठीक है। देखिए सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए नेचर वर्शिप जो है ये एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव है, ठीक है, बिलीफ है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं या फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिली है, क्योंकि इन बिलीव्स में ये माना जाता है कि जो वर्जिन फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें कि सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, जिन्हें ये माना जाता है कि ये फॉरेस्ट जो है वो गॉड और गॉडेसेस के हैं, तो इन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इनका ये मानना है कि नेचर के हर एक क्रिएशन को क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे लार्ज फॉरेस्ट के कुछ पार्ट या कुछ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट जो हैं उन्हें अनटच रखा गया है लोकल पीपल के थ्रू, ठीक है। मतलब लोकल लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस उस फॉरेस्ट में बैन कर रखा है, जिसकी वजह से उनका ऑलरेडी प्रोटेक्शन हो गया है, ठीक है, इन ट्राइबल पीपल्स के थ्रू, ठीक है।
कुछ सर्टेन सोसाइटीज़ हैं वो कुछ पर्टिकुलर ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा पूजती हैं, जैसे कि मुंडाल और संथाल्स है छोटा नागपुर रीजन में। वो किस चीज़ की पूजा करते हैं? महुआ की, कदम्बा की, ठीक है, कदम्बा ट्रीज इनकी पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो टैमरिंड और मैंगो ट्रीज़ को वेडिंग्स के ड्यूरिंग वेडिंग्स जो है वो उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो पीपल और बैनियान ट्रीज इनको सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। जो इंडियन, इसीलिए जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं नेचर को कंजर्व करने के रिगार्डिंग या फिर नेचर के क्रिएशंस के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे मतलब कि कम्युनिटीज़ हैं जिनमें बहुत सारे फेस्टिवल्स में ट्रीज़ लगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, ट्रीज़ की पूजा की जाती है। तो इसके थ्रू ऑलरेडी कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। और इन ट्रेडिशंस के थ्रू क्या हुआ है कि बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिन्हें एक सेक्रेड क्वालिटी का माना जाता है, जिन्हें लोगों की आस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं उन्हें क्लोजली प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। और जैसे कि हम अगर ये देखें कि बहुत सारे बंदर हैं, लंगूर्स हैं, वो बहुत सारे टेम्पल्स के अराउंड रहते हैं, उन्हें लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि उन्हें भी क्या माना जाता है, उन्हें माना जाता है कि वो भी टेम्पल डिवोटीज़ के पार्ट हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो राजस्थान में जो बिश्नोई विलेज है ये ब्लैक बग को के प्रोटेक्शन के लिए चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक्स इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिटी का ये एक इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कोई भी इन्हें हार्म ना करे। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि सलमान खान का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था ब्लैक बग वाले केस में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए कुछ एनिमल है या कुछ प्लांट स्पीसीज़ है जो बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, जो उनके हार्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसके थ्रू कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या था। देखिए ये जो चिपको मूवमेंट था ना ये बहुत फेमस हुआ था हिमालयाज़ में, ठीक है। और ये सिर्फ सक्सेसफुली नहीं हुआ बल्कि इसने ये भी प्रूव किया कि अगर कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन अगर की जाती है इंडिजिनस स्पीसीज़ की तो इसमें कितनी ज़्यादा सक्सेस होती है और ये डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं किसी पे कम्युनिटी की अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी फॉरेस्ट में या किसी भी स्पीसीज़ को बचाने में तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी अगर चाहे माइनिंग करना या कुछ भी ऐसे काम करना जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है तो वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये उन के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स हैं या जो इकोलॉजिकल फार्मिंग के जो नए मेथड्स हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है या फिर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये अब फेमस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं, जो अटेम्प्ट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कंजर्वेशन में बिना एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि बिना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के भी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप जो है जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन है, तहरी में नवदन्या है, इन्होंने क्या शो किया है, इन्होंने ये प्रूव किया है कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स भी पॉसिबल है और इकोनॉमिकली वो क्या है वायबल भी है। तो यही सब वजह है कि इंडिया ने क्या किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट में जो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनके रिस्टोरेशन या मैनेजमेंट में अगर लोकल कम्युनिटीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है ये इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस इंडिया में 1988 से ही है जब स्टेट ऑफ उड़ीसा ने फर्स्ट रिजोल्यूशन पास किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होते हैं ना ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं ना वो प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होते हैं उनके प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वो हेल्प कराते हैं, ठीक है। वो मैनेज करने में उसको हेल्प करते हैं और इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है, इन कम्युनिटीज़ के मेंबर को जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनकी बेनिफिट मिलती है, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेसफुल प्रोटेक्शन में जो टिम्बर हार्वेस्ट होता है उनमें भी उन्हें शेयर दिया जाता है, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन है
इससे एक क्लियर लेसन है मिला है इंडिया में कि इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को हर जगह इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो ही ये काम जो है ये सक्सेसफुली हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज़ का सेंटर स्टेज डिसीजन मेकिंग में एक सेंटर स्टेज होना ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही सब कुछ है, और लोकल कम्युनिटीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर अभी भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें थी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं थी, कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो फैक्चुअल ही थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि वीडियोस देखने के बाद आप एक बार खुद से चैप्टर को पढ़ो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें देखिए चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है, तो आप उसको याद करने की कोशिश करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, जैसे जो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशंस हैं, स्पीसीज़ के जो IUCN के लिस्ट्स हैं, और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल स्पीसीज़ के जो लिस्ट हैं, और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी ये आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे व्यूअर्स हैं जो किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसलिए ये NCERT की वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी फैक्ट्स को मगअप करो, इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना इन सारी चीज़ों से ही बनेंगे अगर इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चंस, तो ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर करने की क्लियर किया है, मतलब आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है। तो देखिए कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर के पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस के को आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।